चलें जी, अपना जो लास्ट डेफिनेशंस हम पढ़ रहे हैं बेटा, डेफिनेशंस हम पढ़ रहे हैं और जो जनरल एक्सप्लेनेशन है आपका जो चैप्टर 2 है उसके अंदर हमने जो लास्ट टॉपिक था, लास्ट डे था, उसके अंदर हमने पढ़ा था वो 32 तक था। आज 33 टू ऑनवर्ड हमने स्टार्ट करना है। एक्ट ऑटोमेशन, ये आप लोग जिस वक्त ऑफेंस की डेफिनेशन देखते हैं तो उसके अंदर भी आप ये देखते हैं क्या, एक्ट ऑटोमेशन। यहाँ पे जब आपने ऑफेंस की डेफिनेशन में रोज़ समझाता हूँ, अब पहले सेक्शन 40 पे चले जाएं, सेक्शन 40 निकालें। एक्ट ऑटोमेशन made punishable by law for the time being in force। ये मैं एक जनरल डेफिनेशन आपको बताता होता हूँ। सेक्शन 40 इसके साथ में जो कंपैरेटिवली हम पढ़ते हैं चीज़ों को, वो सेक्शन 337 पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं। आपको मैं हर जगह हर वक्त ये रिमाइंड करवाता हूँ। सेक्शन 337 और क्या है, 410 ये जनरल क्लॉज एक्ट का है, ये CRPC का है। इसी तरह सेक्शन 225 आपका नहीं जी नहीं, ये पीका का है। सेक्शन 243 आपका पंजाब जनरल क्लॉज एक्ट है। ठीक है, ये सारा। अब देखिए सेक्शन 40 पे आए ज़रा, वो क्या कहता है, वो कहता है एक्सेप्ट इन द चैप्टर एंड सेक्शन मेंशन इन क्लॉज 2 and 3 ऑफ दिस सेक्शन, उनको निकाल कर वो कहता है द वर्ड ऑफेंस डिनोट अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड। अब ये कोड ने पनिशेबल, इसका मतलब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, और उसके बाद उसने चैप्टर 4 के आगे चीज़ें बताई हैं। और ऑफेंस डिनोट अ थिंग पनिशेबल अंडर दिस कोड अंडर एनी स्पेशल और लोकल लॉ एज हेयर इन आफ्टर डिफाइंड, वो बाद में भी डिफाइन कर दिया गया ऑफेंस के मतलब को। उसने कहा स्पेशल और लोकल लॉ। जब मैंने लॉ की डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी तो लॉ की आगे काइंड्स में भी पढ़ाया था कि लॉ के क्या क्या काइंड्स हैं, तो उसमें जब हम चले गए थे, हम आगे थे नेशनल के अंदर, जर्नल के अंदर चले गए थे। तो दो आपने जर्नल के अंदर सब्सटेंटिव और वो पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था कि जर्नल होता है, एक स्पेशल होता है, एक लोकल होता है। लॉज पढ़े थे ना, इस तरह का हमने एक चार्ट बनाया था कि लॉ पढ़ लिया। लॉ का हमने साथ में कहा था इंटरनेशनल से शुरू करें, फिर नेशनल पे आ जाएं, फिर नेशनल से पब्लिक और प्राइवेट पे आ जाएं। ठीक है, फिर पब्लिक और प्राइवेट के बाद आप पब्लिक के अंदर भी ऑनवर्ड चले जाते हैं। फिर आपने यहाँ पे कहा था जनरल लॉ होता है और स्पेशल लॉ होता है एंड लोकल लॉ होता है। तो ये डेफिनेशन मैंने उस वक्त यहाँ पे आपको पढ़ा दी थी। ठीक है, क्या कहता है अब इसके अंदर, अब ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है ना, ये डेफिनेशन आपको यहाँ से मिलेगी, यहाँ मिलेगी। ये जनरल क्लॉज एक्ट की एक जनरल डेफिनेशन है। कोई भी लॉ, अब इसके अंदर तो कोड कह रहा है, तो कोड का मतलब आपका कोड ऑफ, ये पाकिस्तान पीनल कोड है। ठीक है, अब आपके बहुत सारे यहाँ पे लॉज हैं मौजूद, वो भी कुछ ऑफेंस की डेफिनेशन कहता है। कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन, एक्ट किसे कहते हैं, एक्ट टू डू। एक्ट एक एक्ट होता है जो पास व पार्लियामेंट होता है, वो भी एक्ट बन जाता है। अब ये एक्ट क्या है, टू डू करना, और ये नॉट टू डू ना करना। ठीक है, नॉट टू डू करे कुछ करना या ना करना। ठीक है, ओमिशन एक्ट का मतलब क्या है, करना, और ओमिशन का मतलब ना करना। अगर ऐसा कुछ किसी लॉ की किताब ने लिख दिया हो कि वो पनिशेबल है, वो काबिल सज़ा है, और वो लॉ इन्फोर्स भी हो उस वक्त, जैसे कि ये लॉ इन्फोर्स है, वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, ऑफेंस। क्या डेफिनेशन है ऑफेंस की, हाँ हाँ ठीक है। अब ये डेफिनेशन आपकी सेक्शन 40 इसके अंदर आ गया। उसने इसको और एलेबोरेट कर दिया।
उसने इसको कह रहे एनीथिंग, उसने वर्ड यूज कर दिया एनीथिंग, तो कोई भी ऐसी चीज जिसको पनिशेबल कर दिया इस कोड ने, तो वो भी क्या है, सजा। ठीक है, अब एनीथिंग क्यों आया, एक्ट और ओमिशन। हमने जिस वक्त कल पढ़ा था जो प्रीवियस लेक्चर में कि भाई क्राइम में और सिन में और वाइस में डिफरेंसेस, तो उसमें अब वाइस भी आया था। वाइस तो पर्सनल ऑफेंस है, लेकिन उसके अंदर भी अगर किसी ने उसको भी लॉ मेकर ने बना दिया कि खुदकुशी हराम है, हालांकि वो तो मेरे ऊपर से आप खुद से है, तो वो कह रहा है वो भी ऑफेंस है। उसने कहा एनीथिंग, तो ये सेक्शन 40 आपका कह रहा है। और 40 के अंदर ये दो वर्ड यूज़ किए जनरल क्लॉज एक्ट ने, तो वो क्या कहते हैं, कहते हैं एक्ट और ओमिशन। सिंपली कह रहा है एक्ट एक हो वो भी, और एक से ज़्यादा हो वो भी एक्ट ही कहलाएंगे। ये एक्ट का मतलब सिंपल एक्ट, एक एक्ट नहीं है, सीरीज ऑफ एक्ट भी हो सकते हैं। एक्ट का मतलब एक्ट सिंगल भी हो सकता है और सीरीज ऑफ, हाँ जी, और ओमिशन का मतलब एक ओमिशन और सीरीज ऑफ ओमिशंस भी हो सकता है। इसलिए सेक्शन भाई 33 पढ़ें, हम 33 पे हैं, 33 पे। द वर्ड एक्ट डिनोट्स एज वेल अ सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट। द वर्ड omission denotes a well a series of omission as single omission। बहुत सारे को एक कहा जा सकता है। अगर एक्ट लिख दिया गया तो एक्ट का मतलब क्या होगा, एक्ट का मतलब क्या होगा, इन्हें वापस ले आइए ना, एक मिनट, इन्हें वापस ले आइए ना। हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं, क्या, अच्छा इंग्लिश की दस रहे हैं 33 में, वो कह रहे हैं कि अगर एक एक्ट है ये सीरीज ऑफ एक्ट है, दैट इज नॉट एज वन एक्ट। शाबाश। और ओमिशन, ठीक है। अब 34 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 34 के साथ आप प्लस लिख लें 149। जी बेटा, 40 सेक्शन 40 कहता है कुछ भी जिसको कानून सज़ा लिख दे वो सज़ा होगी। ठीक है, वो सेक्शंस दे दिए हैं उसने, कुछ एक्सेप्शन में डाल दिए। एक्सेप्शन उसने जैसे जनरल एक्सेप्शन है तो वो ऑफेंस है ही नहीं, उन्हें कि एक्सेप्शन साथ चलती हैं साथ साथ, जिसमें कह दिया कि ये एक्ट, अब वो भी एक्ट है ना, ये एक्ट पनिशेबल नहीं है, हालांकि उससे कुछ हुआ है, कुछ ओमिशन है, वो पनिशेबल नहीं है। तो वो कह रहा है कुछ चीज़ें ऐसी होंगी लेकिन वो तो एक्सेप्शंस में है, उनको तो निकाल देना है। तो वो कह रहा है कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जिनको वो आगे एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, वो चीज़ें निकाल कर बाकी सारे फैंस हैं। जी 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 पढ़ें। हाँ हाँ जी, ठीक है। हाँ हाँ, उसने कहा इन चैप्टर 4, चैप्टर 5A एंड इन द फॉलोइंग सेक्शंस, नेमली सेक्शन 64, 65, ये आगे उसने नंबर दिए। द वर्ड ऑफेंस डिनोट अ थिंग पनिशेबल अंडर दिस कोड और अंडर इन स्पेशल ऑफ हियर इन आफ्टर डिफाइंड। ये सारे सज़ा याफ्ता है, ये चीज़ें भी और बाकी भी उसने मेंशन कर दिया ना, ये वो चीज़ें हैं जो कि सज़ा याफ्ता हैं, जिन पे सज़ा हो सकती है। उसने ये एक्सेप्ट चैप्टर्स को निकाल, ये चैप्टर्स 4 इसके अंदर ये सेक्शंस हैं, बाकी और तमाम वर्ड जो इसके अंदर ऑफेंस के तौर पर यूज़ हुए हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। नहीं, वो तो आगे, हाँ इसको तो कह रहा है, उसने कहा ना ऑफेंस डिनोट अ थिंग पनिशेबल अंडर दिस कोड, ठीक है, आर अंडर एनी स्पेशल लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, और लॉ भी हो सकता है इन पे बना हुआ, तो सारा और कुछ। एंड इन सेक्शन 141, 176, 177 whatever the word offense has the same meaning when the thing punishable under the special law, तो वहाँ पे आ जाए तो उसका मतलब वही हो गया।
ठीक है, उसने वही कह दिया और उसको सज़ा क्या होगी तो वो उसने आगे बता दिया। 34 इस पे आप जब बचपन में, जी बेटा, सर इसमें उसने एक बात और की है जो कि कंफ्यूजिंग है मेरे लिए, उसने 6 मंथ आर अपवर्ड। हाँ तो सर इसका मतलब है जो जहाँ 1 मंथ 7 डेज की 5 to 9 में या 6 में लगता पनिशमेंट 6 डे की होती है 7 डेज की। कब सर अमेंडमेंट आ गई है। कब कब का नहीं मुझे पता, वैसे मैंने इसको पढ़ी थी। बेटा कब अमेंडमेंट कहते हैं तो अमेंडमेंट का हवाला होता है, कब आई है? हाँ वो बुक ले आए कि कब अमेंडमेंट आई है, किस में कब सज़ा हुई है। पिक कुछ, हाँ वो बिल चल रहे हैं, आप उसको अमेंडमेंट कह रहे हैं। बिल हज़ारों बिल चल रहे हैं, वो अमेंडमेंट्स नहीं है। वो जब तक पास नहीं होता वो बिल्स ही हैं। जैसे 489F पे बहुत सारे कह रहे हैं चेंज हो गया, नहीं हुआ, नहीं, जिस वक्त अमेंड नहीं हुआ अभी बिल चल रहा है तो बिल तो एक बिल है। वो कह रहा है द सेम मीनिंग थिंग पनिशेबल अंडर द स्पेशल लोकल लॉ इज पनिशेबल अंडर सच लॉ विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म ऑफ 6 मंथ आर अपवर्ड, 6 महीने या उससे ज़्यादा। मतलब उसके अंदर जो लिख दिया जाए, उसने तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसे आपके सामने रख दिया है ना कि अगर किसी स्पेशल या लोकल लॉ में उसकी सज़ा 6 महीने से ज़्यादा की दे दी है तो उसके अंदर वो भी पनिशेबल ही है, वो भी ऑफेंस ही है। ऑफेंस की डेफिनेशन बता रहा है, बस ये चीज़ें बता रहा है जी। कहाँ? हाँ हाँ महीना दी हुई है, बिल्कुल महीना दी हुई है बेटा। सेक्शन मेंशन कर दिए ऊपर, उसने लिखा हुआ, उसने सेक्शन मेंशन 141, 176, 177, 201, 2, हाँ जी जी। आगे जी 34 मैंने कहा इसके साथ 149 मिलाकर पढ़ना। ये क्या है? वो कह रहा है एक होता है कॉमन इंटेंशन और एक होता है कॉमन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कॉमन इंटेंशन है। मैं कह रहा था कि जिस वक्त आप लॉ करने गए थे लॉ कॉलेज में तो पीपीसी का सब्जेक्ट पहले पार्ट 1 में था ना? हाँ, आप तो नहीं किया लॉ में है? अच्छा, तो पार्ट 1 में उसने जब की बुक भी बनाई तो उसके अंदर वो पहला सवाल ही 39, 149, 34 और 149 के डिफरेंसेस और उनको डिस्कस करता था। तो ये वो 34 है। 34 क्या है जी? पढ़िएगा मैडम, आप पढ़ें। जी जी हाँ क्या मतलब? क्या मतलब जी, क्या कह रहे हैं जी? बेटा कॉमन इंटेंशन की बात हो रही है। कहता है जब क्रिमिनल एक्ट कोई भी डन होगा और बहुत सारे बंदे करेंगे, मकसद ये हो कि सारों की इंटेंशन एक ही है, ठीक है? तो वो सारे करें या एक करे, समझा जाएगा सारों ने ही किया है। चाहे एक करे चाहे सारे करें, सारों ने किया तो समझा ये जाएगा कि उसमें एक एक फ़र्द उसके अंदर शामिल है। ये उनकी फ़र्द। हाँ, रेप करते हैं तो फिर तो रेप तो हो रहा है, सारे कर रहे हैं। मैं एक बंदा आप यहाँ पे आके चोरी करने जाता, सारे चोरी करते हैं, 4 साथ बाहर खड़े रहते हैं, 3 चोरी कर आते हैं, तो 4 के हमने तो चोरी नहीं की बट वो भी उसके अंदर शामिल है। वट एवर जहाँ पे भी थे वो तो एग्जीक्यूट करने में भी थे। इवन दो के यहाँ पे तो अबैटर भी आ जाता है कि हमने मेरे घर में बैठ के प्लान हुआ था, मैंने कहा ऐसे ऐसे जाना, बला बला करना, तो वो भी हो सकता है।
वो तो डेफिनेटली जब आप साबित करेंगे तो पता चलेगा ना कि इसने क्या किया है, ठीक है। तो बैटर भी सेम की तरह चला जाता है, बैटर भी है तो कह रहा है बैटर को भी सेम सज़ा दो, एक्सेप्ट कि कहीं उसको दी है उन्होंने। इवन 302 में जाके भी उसके अंदर वो लेके आ रहा है, 300 अगर वो पढ़ते हैं आप 303 में, तो बैटर की बातें तो कर रहा है, एक करने वाला है एक करवाने वाला है, ठीक है। तो फियर में जो बात कर रहे हैं आप, तो बट और क्या होता है बैटर में, बैटरमेंट करना होता है, या तो इंस्टेंट होता है या फ़ोन पे होते चुक लाऊंगा, तो फियर ही है ना, और क्या है। अबैटमेंट का मतलब होता है किसी की मदद करना, किसी को, हाँ, अबैट करना उसे कहते हैं, ठीक है। वो है वो 106, 7, 8, 9 वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वो उसके अंदर आ जाएगा जी। अब इसके साथ एक 149 निकालें, 149। अब 149 से पहले 141 देखें। ये चैप्टर आपका 8 ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी कह रहे हैं अनलॉफुल असेंबली कहते किसको हैं। हम बचपन में एक असेंबली पढ़ा करते थे, असेंबली होती थी, हम पता नहीं आप लोगों के होती थी नहीं होती थी, ठीक है, हाँ जी करवाती थी। असेंबली से मुराद क्या होता है, असेंबल इकट्ठा होना, असेंबली से मुराद है इकट्ठ, जोड़, सारे मिलकर। और अनलॉफुल जब ये बिना जहाँ लॉ मना करे, ठीक है, कोई काम ऐसा, तो वो असेंबली अनलॉफुल हो जाती है। असेंबली मतलब आप नमाज पढ़ने जाते हैं सारे असेंबल होते हैं, जनाजा पढ़ने जाते हैं असेंबल होते हैं, शादी पे जाते हैं असेंबल होते हैं, बट दैट इज़ नॉट अनलॉफुल, दैट इज़ लॉफुल असेंबली। लेकिन उसमें से एक शख्स उठे, तोड़ना शुरू कर दे सड़क को, आगे बैरियर लगे हुए, रास्ता ब्लॉक है, आगे नहीं जाना, लेकिन वो उखाड़े कर एक रहा है, वो उस मजमे में मिल के बाकी सारे उसके पीछे खड़े हों, ठीक है। इट मीन्स जैसे उसने कोई इलीगल एक्ट किया, अगर जितने मौजूद हैं सारे उस असेंबली का हिस्सा हैं। तो असेंबली अनलॉफुल कब होती है, उसके सिनेरियोज बताएं इसने, ठीक है। उसने यहाँ पे 141 में बता रहा है, कहता है असेंबली से मुराद है जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग होंगे। डेजिग्नेट एन अनलॉफुल इफ़ द कॉमन ऑब्जेक्ट, देखिएगा पीछे हमने कॉमन इंटेंशन पढ़ा है, और उनका कॉमन ऑब्जेक्ट हो कंपोजिंग द असेंबली इज कब, नंबर 1 फर्स्ट टू ओवरए बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स। अब क्रिमिनल फोर्स मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पढ़ बैठे हैं, 348, 49, 50, 51, वो उसमें अंदर 49 से शुरू करके वो आप पढ़ा है आपने जी। तो टू ओवरए बाय क्रिमिनल फोर्स or show of criminal force, the federal government or any provincial government or legislature or any public servant to exercise of the lawful power of public servant। उसके ऊपर धावा बोल देना उसको कि वो कोई भी शख्स जो सर्वेंट हो कि वो अपना काम ना कर सके, उसको कहते हैं, वो जो 5 या 5 से ज़्यादा लोग हैं उन्होंने, वो उनकी असेंबली क्या है, अनलॉफुल है। टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ आर ऑफ एनी लीगल प्रोसेस। आपके यहाँ पुलिस वाले किसी बंदे को पकड़ने जाते हैं, 5 से ज़्यादा बंदे, उसको कहते हैं तेरी ऐसी की तैसी करके दिखा, वो असेंबली क्या है, अनलॉफुल है। टू कमिट एनी मिसचिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस, कोई शरारत करते हैं या किसी के घर घुस जाते हैं तो वो भी क्या है, अनलॉफुल असेंबली। बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी or to deprive any person of the employment of a right of way or the use of water or other incorporeal right of which he is in possession or enjoyment, or to enforce any right or supposed right। जैसे आपने ईजमेंट एक्ट पढ़ा था, ईजमेंट्री राइट कौन से होते हैं, ईजमेंट्री राइट कौन से होते हैं आपके, कौन से होते हैं जी,
ईजमेंट्री राइट आपके राइट टू वे, आपका राइट टू लाइट है, ठीक है, ये आपका जिससे आपको ईज़ होती हो और वो आपको क्या हो मिले हों, उसके लिए टाइम भी बताया हुआ लिमिटेशन के अंदर। अगर आप लिमिटेशन वो एंड वाले सेक्शंस पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं अब पढ़ाऊँगा, तो वो ईजमेंट है, वो राइट टू पैसेज ऑफ वाटर भी है, राइट टू वे भी है और राइट टू एयर भी है, ठीक है। हवा आती है खिड़की आपकी खिड़की में से और 10 साल से आ रही है, एक बंदा साथ में घर बनाता है, हवा रुक जाती है, तो वो आपका ईजमेंट्री राइट है, वो घर गिरवा सकते हैं आप। मेरी ये खिड़की में से हवा आनी बंद हो गई है जनाब, ये मेरा ईजमेंट्री राइट है, पिछले 10 साल से मैं 20 साल से इंजॉय कर रहा हूँ, ये इस दीवार को नीचे करे या घर को तोड़ दे, ठीक है, क्योंकि ये मेरा ईजमेंट्री राइट है। अगर उसके पास भी अनदर ईजमेंट्री राइट होगा तो वो उसके घर में आ गए तो भी वो कहेगा मैंने क्या आ गया? अगर किसी अनदर ईजमेंट है उसके पास अगर नहीं, वटएवर कुछ नहीं है, हवा उसको बाहर से आती है भाई, यहाँ से हवा आती है। 20 खिड़कियाँ हो, 20 खिड़कियाँ हो, ये खिड़की भी है, ये खिड़की बंद नहीं होगी चाहे सारा घर इधर से खाली हो। तो वो अगर उसके घर में आ गया, किसके घर में? हवा घर में ही आती है नहीं मेरा मतलब है कि अगर भाई, मैं राइट इंजॉय कर रहा हूँ 20 साल से, किसी के घर मेरे घर में तो नहीं आएगा ना, मैं अपने घर में है, किसी का घर आएगा तो यहाँ से 10 फुट छोड़ के 20 फुट छोड़ के आएगा ना, हवा तो आती रहेगी, ठीक है ना। मेरे घर के साथ जोड़ के कभी किसी की दीवार ये देखिए साथ जोड़ के उसने बनाई हो, ठीक है, अगर तो वो नहीं ईजमेंट वहाँ पे वो एक्सरसाइज हो सकता, या आप नहीं इंजॉय कर रहे, या आपको बताया हुआ कि भाई कल को दूसरा बंदा आके घर बना लेगा यहाँ पे, तो फिर तो ईजमेंट्री राइट ही नहीं है। ईजमेंट्री राइट तो है कि मेरे घर को ये रास्ता जाता है, 20 साल को ये रास्ता जा रहा है, और उस 20 इसको साल के दौरान कोई आपने बंद नहीं करवाया, किसी ने बंद नहीं करवाया, एक शख्स कल को आता है वो वहाँ से बना देता है, वहाँ पे दीवार बना देता है, ठीक है, तो आप कहें वो आगे कहे कि जनाब ये तो मैं यहाँ से नहीं गुजरने दूंगा, आप ईजमेंट्री राइट एक्सरसाइज करेंगे। भाई मेरे घर को यही रास्ता, अब मैं 10 एकड़ घूम के जाऊँ अपने घर, ठीक है, ये है ईजमेंट्री राइट, कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहे हो आप, ठीक है, और विदाउट एनी इंटरफेरेंस, किसी की इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है, और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो। अब आगे कोई इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो आप उसको नहीं करने दे सकते, लॉ कहता है। आगे जी अगली बात, अगर गवर्नमेंट ये होता तो 60 ईयर होते हैं ना, वो तो हाँ, ऐसा ही है। By means of criminal force or show of criminal force, I compel or to compel any person to do what he is not legally bound to do or to omit to do what he is legally entitled to do। या जिसने को करना था उसको करने नहीं दिया जा रहा, या जिसने नहीं करना तो उसको कंपेल किया जा रहा है करो, तो वो 5 या 5 से ज़्यादा बंदे, वो असेंबली क्या हो जाएगी? अनलॉफुल हो जाएगी। तो अब हम 49 पे आते हैं, 149 पे, एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ द ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, उस कॉमन ऑब्जेक्ट को लेते हुए जब वो प्रोसीड करते हैं, प्रोसिक्यूट एक काम को करते हैं, तो हर मेंबर जो उसके अंदर शामिल था, व्हाटएवर उस किया या नहीं किया, वो सारे गिल्टी होंगे, ठीक है। क्या कहता है? इफ an offense is committed by any member of an unlawful assembly, any member, an unlawful assembly in prosecution of common object of that assembly, or such as the members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who at the time of committing of that offense is a member of same assembly is guilty of that offense। देखें, 10 लोग 15 लोग जा रहे थे और उन्होंने, उनका ऑब्जेक्ट था कि आज ये जाके करना है, आज जाके यहाँ पे तोड़ फोड़ करनी है, ऑब्जेक्ट वही है। या आप पीसफुली जा रहे थे, 4 ने लाइटें तोड़ फोड़ शुरू कर दी, तो आप 30 लोगों में से 5 चले जाते, तो 5 नहीं,
या वो शुरू ये 5 चले गए, ठीक है, तो ये तो बच जाएंगे। लेकिन जो 25 कर दो रहे हैं, 23 पास खड़े हैं, वो भी उसका हिस्सा है और उसमें भी ऑफेंस लगेगा, ठीक है। अभी ये पिछले दिनों पार्लियामेंट पे, ये टीवी पे हमला हुआ था, ये पंजाब असम्बली पे हुआ था, तो वो, और आज आप देख रहे होंगे ये आयशा वाला केस, उसमें भी जो जो वीडियो में नज़र आ रहा है, जहाँ पे भी है उन्हें पकड़ी जा रहे हैं, मीनिंग कुछ सारे अब चर्चाएँ नहीं कर रहे थे आप, तो उसके अंदर शामिल किए जा रहे हैं उनको, तो वो आपका 149 है, ठीक है। ये 34 के साथ है जी। वापस आ जाएं 35 पे जी बेटा। बेटा डिफरेंसेस तो आप मुझे आप बताएंगे डिफरेंसेस क्या है, अभी बताते हैं, अभी इसको देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अगर आपने इसको देखना है व्हाट आर द डिफरेंसेस ऑफ 34 एंड 149, तो क्या है बताएं जी। वो कह रहा है 34 है और यहाँ पे 149 है, तो डिफरेंसेस देखने हैं, ठीक है। सेक्शन क्या है 34 का, तो सेक्शन भी डिफरेंस आ गया, ठीक है। और क्या है, चैप्टर को गोली मारो, और बताओ इसमें पर्सन क्या है, कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ पर्सन है 30, इसमें नंबर ऑफ पर्सन है कितने हैं 5 और मोर। इसमें तो उसने सेवरल बता दिया, इसमें तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, सेवरल में तो 1 से ज़्यादा हो गया, लेकिन इसमें नंबर ऑफ पर्सन नहीं बताए, लेकिन इसमें नंबर ऑफ पर्सन बताए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कॉमन, इंटेंशन है, और यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और क्या है इसमें पता नहीं, मुझे तो शब्द पता नहीं, समझ नहीं आती इंटेंशन और ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क होता है। चलो आपसे पूछता हूँ, वर्ड अंग्रेज़ी के इंटेंशन है, हाँ करना चाह रहे हो तो, और ऑब्जेक्ट क्या करना चाह रहे हो, मकसद। एक होता है सोच मेरी और एक होता है मकसद मेरा। वो सोच, मकसद के पीछे सोच होती है, सोच रहा हूँ कि यार मैं फलां कर लूँ, जो फलां करना है दैट इज ऑब्जेक्ट। आप कहते हो ना सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, आपसे पूछ रहा हूँ, आप अंग्रेजी के स्टूडेंट हैं, क्या ऑब्जेक्ट होता है। जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के साथ कुछ ना कुछ काम, तो ये इंटेंशन है, ये इंटेंशन है, इसने ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाना है आपको। इंटेंशन के बिना देखिए ना, क्राइम है ना, तो क्राइम के इंग्रेडिएंट में अगर आ जाए तो क्या होता है, किसी चीज को ग्राफ करना है, प्लान, हाँ दैट इज इंटेंशन कर, हाँ। और ऑब्जेक्ट है कि उसकी तरफ, वो मेरा ऑब्जेक्ट है, मैंने ये तोड़ फोड़ करनी है, चोरी करनी है, मैंने कत्ल करना है, दैट इज ऑब्जेक्ट। हाँ ऑब्जेक्ट तो ना, कंक्लूड तो बाद वो तो अकम्प्लिश करोगे तो होगा ना ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट वो होगा। चोरी करनी है, पैसे ले रहा है, उसका ऑब्जेक्ट दे ये ऑब्जेक्ट है, चोरी करना नहीं है, ऑब्जेक्ट का मतलब मकसद है, ठीक है। और ये नीयत है, ठीक है। उर्दू शायद समझ आ जाए, हाँ जी, आके गई, ऐसे आके गई नहीं, ठीक है। आगे जी, व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन, इस तरह यही इसके है मेन, और कुछ नहीं है इसके अंदर, पर्पस जो भी मर्जी वो, बाकी तो डिटो जो मर्जी निकालना आपने, क्या, हाँ प्रेजेंस वहाँ पे होंगे, ठीक है, वो प्रेजेंस बना सकते हैं आप, ठीक है, वो वहाँ पे जो मौजूद होंगे वही होंगे। यहाँ पे सेवरल, इसमें नहीं, इसके अंदर तो सेवरल पर्सन है, ठीक है, वहाँ पे जो उस वक्त मौजूद होंगे वो होंगे, बाकी नहीं होंगे, ठीक है। इसके अंदर तो वो कह रहा है सेवरल पर्सन हैं, जो भी होगा उनकी इंटेंशन कॉमन होनी चाहिए, मौजूदगी ज़रूरी नहीं है। भाई दिस इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट,
एंड फैक्ट इज ऑलवेज प्रूव्ड बाय एविडेंस। फैक्ट इज ऑलवेज प्रूव्ड बाय एविडेंस एंड यू नो व्हाट इज एविडेंस। तो सर जो उसके माइंड में चल रहा है वो आप देखिए माइंड में चलने का, मेरे माइंड में ये चल रहा है, मैं आपको घूर रहा हूँ, ठीक है, उसी क्या पता आपके माइंड में क्या चल रहा है? नहीं आप फ़ौरन से पिक कर जाते हो कि सर देखो इंटेंशन कोई इरादे मैंने पता नहीं नेक या बदनेक लग रहे हैं, ठीक है, आपको मेरी इंटेंशन यहाँ से, फिर मैं आपसे बात करना शुरू कर देता हूँ, बात करते करते आपको बात कर रहा हूँ, आपको पता लग जाएगा सर की इंटेंशन किस तरफ जा रही है, ठीक है, अगले बंदे को, और ये साबित करने से होता है, ऐਵੇਂ नहीं होता। ये उसकी देखिए ना, आपने कहा एक होता है मेंजरिया जी सर, ये वो मेंस ये जो आप और एक होता है एक्टसरिया, ठीक है, वो जो मेंजरिया और एक्टसरिया है वही तो आपका क्राइम को कंप्लीट करने के लिए जाता है, ठीक है, यही तो। अब मेंजरिया ही एक्चुअली इंटेंशन है और ये एक्टसरिया उस पर एक्ट अपॉन करना है, और जब वो हो जाता है दैट अकम्प्लिश, उसको कर गए तो वो क्राइम बन जाता है। तो अगर जस्ट उसकी इंटेंशन गलत है, वो एक्ट अपॉन नहीं करता, तो फिर तो जब ऑफेंस हुआ ही नहीं फिर तो आप मुझे कत्ल करने की इंटेंशन लेके दिन में घूर भी रहे हो, इतनी इंटेंशन अल्लाह ने कुरान पाक में भी क्लियर अल्फाज में, अल्लाह कमी बेशी माफ़ रहे, बताया है कि नेकी सोच लो तो नेकी का अजर है, बुराई लाख सोच के फिरते रहो बुराई लिखी नहीं जाएगी। भाई मैं सोच के फिर रहा हूँ फलां को कत्ल करूँगा, फलां को कत्ल करो, मेरे जहन में ही है ना, मैंने किया नहीं है, तो अगर हो जाएगा तो मैं फिर बताऊंगा सर जी क्या एक्ट इसकी मुझे इंटेंशन थी, मैं बताता हूँ कैसे। ये 4 दिन आके मेरे घर के सामने से देखता रहा है कि ये कब निकलते हैं कब आते हैं, ये इसकी इंटेंशन ही थी और क्या था। फिर आगे पूछता है कि ये घर वाले कितने बजे जाते हैं, बच्चे कितने बजे सोते हैं, फ़लाँ कितने बजे होता है, ये फ़लाँ मोड़ पे भी खड़ा होता था, ये फ़लाँ जगह पे भी जाता था, हम इसको देखते, ये तो इंटेंशन थी, इसी की इंटेंशन थी ना, फिर कत्ल हुआ है, ये वहीं पे आया है, इसने देखा है, अब कत्ल इसका मतलब इसी ने किया है, ठीक है ना। वो इंटेंशन के लिए ये एक चेन बनाई जाती है ना, फिर इंटेंशन जाहिर होती है। हाँ हाँ हाँ, ये मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर तो सिर्फ माइंड में आप कैसे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, किया नहीं, तो फिर तो माइंड में है, ठीक है ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं आपको वो देखने के लिए। सर, मैडम को किसी दिन क्रिमिनल वोमेन जरिए और एक्टर जरिए के सारे इंग्रेडिएंट मिलते हैं। जी ठीक है जी ठीक है जी। आगे 35, व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंट, वेन एवर एन एक्ट which is criminal only by reason of its being done with the criminal knowledge or intention is done by several person। जब कभी वो कह रहा क्या हो, वो उसका क्रिमिनल जो वो एक्ट कर रहा है और वो जब करेगा इस नॉलेज या इंटेंशन से, तो वो क्या कहलाएगा। अगर वो सेवरल पर्सन से करेंगे तो ईच ऑफ सच पर्सन हु ज्वाइन इन, जो शामिल होगा, the act with which such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with the knowledge or intention। ये knowledge और intention उसकी बात बार बार उसको एक्सप्लेन कर रहा है नीचे जी। सर, मैंने तो आज आपको 34 से आगे पढ़े हैं, मेरा एक और क्वेश्चन आ गया है जी इसमें कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, विकेरियस लायबिलिटी, 34 का वो भी तो उल्ट-पुल्ट करके पूछ लेते हैं। बेटा, मैंने उस दिन भी कहा था वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या होती, किसी का किया किसी पे बच जाता है ना, ठीक है, वही वाइकेरियस है ना। तो मैं तो साथ हूँ, कहते करता वो है, मेरा इस पे आ गया, तो भाई आपको कहा गया कि ये ऐसा है, तो यही 34-149 है। नहीं सर, अगर क्वेश्चन आ जाए हाँ, तो यही 34-149 लिखा है। आपका सवाल ठीक है, आपका वाइकेरियस लाइबिलिटी पे सवाल आता है 34-149 लिख देना, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। आगे, इफेक्ट कॉज्ड पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन, कुछ करने से हुआ कुछ ना करने से हो गया, ठीक है। मतलब किसी को गोली मार दी या किसी को और फेंक दिया, अब वो प्यासा पानी मांग रहा है, पड़ा रहा है, हॉस्पिटल रेस्क्यू किया जाना चाहिए था, नहीं किया, एक एक्ट हो गया और एक मिशन हो गया। करना चाहिए
नहीं किया। एक तरफ एक्ट हो गया, एक्ट कर गया, लेकिन कुछ चीज़ें ओमिशन की वजह से हो गई। वो कह रहा है वेन एवर द कॉजिंग ऑफ सर्टन इफेक्ट आर एन अटेम्प्ट टू कॉज दैट इफेक्ट बाय एन एक्ट और बाय एन ओमिशन is an offense, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act, कुछ तो उसके एक्ट से हो गया, and partly by an omission is same offense। ठीक है, तो वो क्या होगा, ऑफेंस ही कहलाएगा। जैसे कहते हैं ए इंटेंशनली कॉजेज जीज डेथ पार्टली बाय इलीगल ओमिटिंग टू गिव जी फूड, वही उसको नहीं दिया, खाना नहीं दिया, एंड पार्टली बाय बीटिंग जी, खाना नहीं दिया जो कि देना चाहिए था, दैट इज ओमिशन, और फिर मारा जो कि नहीं करना चाहिए था, वो एक्ट किया उसने, तो वो क्या किया, अब ये मर्डर हो गया। हाँ वट है, वो लग गया 302 ना, हाँ, लेकिन वो कह रहा है कुछ नहीं किया कुछ किया है, वो भी ऑफेंस में आएगा। हाँ हाँ तो मर्डर तो किया, मारना तो मारना था ना, वो अलग बात है, मार के तो भागना ही है उसने, और खड़ा रहेगा, उसको उठा के हॉस्पिटल भी ले जाएगा, गोली भी मारेगा, हॉस्पिटल भी ले जाएगा। नहीं, मैं आपको बता, ये एग्जाम्पल पढ़े, निकाले 36 की एग्जाम्पल पढ़े। हाँ जो मारना चाहता था, हाँ कॉजिंग, हाँ अब उसकी इंटेंशन है कि इसको मारना है, पहले खाना देना बंद कर देता है, जो कि उसका राइट है, वो ओमिट कर रहा है उसको। जी बेटा, नेग्लिजेंस डॉक्टर की थी। हाँ हाँ ठीक है, चलें वट एवर, वो आप ले आइएगा, हम उसको सॉल्व भी कर लेंगे। वो तो डेफिनेटली दोनों लायबल है, लेकिन जिसका उसने पूछा है आपने उसका बताना है। बेटा आप सवाल सामने होगा तो मैं उनकी मानूंगा या आपकी मानूंगा, सिंपल सी बात है। वो कह रही हैं ऐसा है, वो कह रही हैं ऐसा नहीं, आप कह रही हैं ऐसा नहीं है, तो वो अब सवाल सामने आ जाएगा, हम देखें इसको, वो छोड़ दें। आई थिंक को किताब खोलें, किताब खोलें, आगे क्या हो गया, तो आप बस हो गया, ये आज ख़त्म हो जाना, 5 मिनट तक, 5 मिनट में ख़त्म हो जाना। कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। अगली बातें तो उसने एक एक लाइन की बताई हुई, आगे तो कुछ है ही नहीं। कोऑपरेशन 37, व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मीन्स ऑफ सेवरल एक्ट्स, whoever intentionally cooperates in the commission of the offence by doing any one of those acts either singly or jointly with any other person commits that offence। सारे मिल के, एक कहता है मैंने हथियार ले आके दे, दूसरा कहता है मैंने जहर ले आके दे, तीसरा कहता है ये, तो वो सारे मिलकर कर रहे हैं, तो वो सारे इसके ऑफेंस के अंदर शामिल होंगे। फिर 38 persons concerned in criminal act may be guilty of different offences। ठीक है, वो कहता है where several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act they may be guilty of different offences by means of that act। उनके करने पे भी डिपेंड करता है उन्होंने क्या किया, हो सकता है वो डिफरेंट एक्ट्स के भी क्या हों, उन्होंने किए हों। वो ऑफेंस तो हो गया, इसके अलावा भी हो सकता है उन्होंने किए हों, तो वो भी उसके साथ। जैसे कहता है ए अटैक जी अंडर सच सर्कमस्टांसिस ऑफ गेव प्रोवोकेशन, उसको इश्तियाल दिलाया गया दैट हिज किलिंग ऑफ जी वुड बी ओनली कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर जी। अब वो तो उसने तैश में आके किया,
having ill will towards Z and intended to kill him and not having been subject to provocation assist A is killing Z, वो assist कर रहा है. Here though A and B are both engaged in causing Z's death, चाहे वो दोनों में engage है, लेकिन B is guilty of murder and A is guilty of only culpable homicide. उसने तो मारने के क्या, लेकिन वो तो इश्तियाल में आया हुआ है. तो ऐसी सूरत में एक के ऊपर मर्डर लग रहा है, एक के ऊपर दूसरा लग रहा है. ठीक है, तो वो इसलिए वो कह रहा है कि हो सकता है एक ही क्रिमिनल एक्ट करें लेकिन लाइबिलिटी दोनों की अलग अलग हो, ये भी हो सकता है. मैं ये यहाँ पे कह रहा है कि एक बंदा एक वक्त में अगर दो बंदे जॉइंटली कोई काम कर रहे हैं तो एक हो सकता है अलग ऑफेंस उस पर लगे और एक पे अलग लगे. एक तो इश्तियाल में कर रहा है, दूसरा कहता है मारन वेखी जाएगा. इश्तियाल ठीक है, इश्तियाल वाले को तो इश्तियाल की सज़ा, दूसरा जो एक्ट है उसको मारने की सज़ा मिलेगी डेफिनेटली. एक तो चलो गुस्से में इश्तियाल में आ गया, उसको तो उसने छूट भी दे दी है पीछे, लेकिन दूसरे को नहीं. तो ये वो बात 38 में कर रहा है. 39 वॉलंटेरली, हर जगह यूज़ होता है ये वर्ड 39 वाला. अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटेरली when he causes it by means whereby he intended to cause it, उसके इससे ज़राए हैं कि वो उसे करेगा, or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it, या उसको यकीन है कि वो करेगा. reason to believe कल पढ़ा था sufficient cause. ठीक है, तो ये वो voluntarily है, जानते बूझते हुए, ये voluntarily है. आगे वो कह रहे हैं सेट्स फायर, उसने आग लगाई बाय नाइट, रात को, टू एन इनहेबिटेड हाउस इन अ लार्ज टाउन फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग रॉबरी एंड दस कॉजेज द डेथ ऑफ अ पर्सन. उसने आग लगाई है कि दूसरी तरफ जाके वो लोग क्या कर लें, लोग मुतवज्जे हो जाए और दूसरे रॉबरी हो जाए. हियर ए मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज डेथ, हालांकि उसके मारने की डेथ इंटेंशन तो नहीं थी. एंड मे इवन बी सॉरी दैट, सॉरी लिखा हुआ, दैट डेथ हैज़ बीन कॉज बाय हिज एक्ट, येट इफ ही न्यू दैट ही वॉज लाइकली टू कॉज डेथ ही हैज़ कॉज डेथ वॉलंटरली. उसने लगाई इसीलिए और वो कि मर जाए कोई अगला तो वो चाहे सॉरी भी करे तो आगे लगे, लेकिन उसने क्या किया, जानते बूझते हुए किया. ऑफेंस हमने पढ़ लिया. स्पेशल लॉ हमने पढ़ लिया कि जो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लगता है. लोकल लॉ पढ़ लिया जो कि एक टेरिटरी पे लगता है, जैसे सूबा पंजाब के अलग, सिंध के अलग, केपी के लॉज अलग हैं, तो वो सारे लोकल लॉज हैं. स्पेशल लॉ आपके CNA से स्पेशल लॉ है, ATA स्पेशल लॉ है, तो वो सारे स्पेशल लॉ होते हैं. ठीक है. 43 इलीगल, लीगली बाउंड टू डू, जो लीगली बाउंड टू डू होता है वो जो नहीं करता वो इलीगल हो जाता है. और कहता है द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस आर विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ. जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होगा वो इलीगल होगा. ठीक है. आर विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन एंड person is said to be legally bound to do whatever it is illegal to him to omit. अगर उसने किया तो omit किया, उसकी सिविल लाइबिलिटी भी बन सकती है, क्रिमिनल भी, तो वो इलीगल है. इंजरी ये बहुत दफ़ा यूज़ होता है. इंजरी का मतलब है कि donate any harm whatever illegally caused to person in body, mind, reputation or property. ठीक है. एग्जाम्पल ये नहीं है कि किसी को आपने अगर कहता है चपेड़ ही मारे जाए तो अगर लालगी होएगी तो हर्ट होगा, ऐसा नहीं है. अगर उसको गाली भी दी है दैट इज़ आल्सो अदर हर्ट है. कुछ कह रहा है कि नहीं जी कान मरोड़ोगे तो हर्ट होएगा या छुरी वजेगी तो हर्ट होएगा. उसने कहा नहीं, इंजरी का मतलब है अगर उसको इंजरी पहुंच गई, और आपने हर्ट की डेफिनेशन में ये पढ़ा था. ठीक है. इंजरी का मतलब यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि कोई भी एनी हार्म, नुकसान हो जो क्या हो, इलीगली काज टू पर्सन इन बॉडी, इन माइंड, इन रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, तो वो क्या होगा आपका इंजरी. जी सर, अगर किसी के घर में हम फोन कर देते हैं, हाँ बेटे का
हाँ हाँ, तो वो आपने उनके माइंड इंजरी पहुंचाई है। वो अभी से मतलब हार्ट अटैक से मर रहे हैं। हाँ, तो इंजरी, हाँ वो तो आपने बड़े कोमा में भेज रहे हो आप। डेफिनेटली। अब आप अप्रैल फूल के चक्करों में बड़ा कुछ करते हो। लाइफ का मतलब ज़िंदगी, और ज़िंदगी किसकी? डिनोट टू लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। कॉन्टेक्स्ट अगर किसी और चीज़ को लिख दे ना, कहें कि ये नहीं है, मतलब एक सेक्शन लिखते हो कह रहे नहीं जनाब इसका मतलब ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो वो कंट्रेरी हो जाएगा ना। डेथ का मतलब ह्यूमन बीइंग की डेथ ही है, ठीक है। एनिमल का मतलब जो लिविंग क्रिएचर होंगे, लेकिन ह्यूमन बीइंग नहीं। अब हम कहते हैं जी मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो वो कहते हैं एनिमल नहीं है, ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग होगा, उसके अलावा जितने होंगे लिविंग बीइंग जो होगी क्रिएचर, उसको क्या कहते हैं? एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ जी। वेसल किसे कहते हैं? हाँ जी, जो पानी के अंदर आने जाने के लिए इस्तेमाल होता है वो वेसल कहलाता है। हाँ जी, इधर उधर ले आने वास्ते चीज़ें यूज़ होता है, वो जहाज़, बहरी जहाज़, कोई भी चीज़, उसको वेसल कहते हैं। ईयर और मंथ का मतलब है जो ब्रिटिश कैलेंडर चल रहा है, हमारे यहाँ ब्रिटिश भी चल रहा होता है, हिजरी कैलेंडर भी चल रहा है, पंजाबी कैलेंडर भी चल रहा है, तो वो कैलेंडर्स आपके, लेकिन अगर ईयर और मंथ यहाँ पे लिए जाएंगे तो आपके ब्रिटिश कैलेंडर में से लिए जाएंगे। सेक्शन का मतलब जो इस कोड ने चैप्टर और के अंदर पोर्शन बना छोड़े हैं वो सेक्शंस हैं। ओथ का मतलब है जो सॉलमन फॉर्मेशन होती है, आप लेते हो किससे? किसी लॉ ने। अब ओथ एक्ट भी आपका बना हुआ है, वो 1889 का है या 1887 का है, उसको देख लीजिएगा। तो वो जो आप कसम उठा के लॉ को डिक्लेयर करते हो कि ये लॉ के मुताबिक मैं कर रहा हूँ, जैसे बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट, तो वो और वो कल को एज ए सबूत भी पेश करना हो, तो वो आपका ओथ होगा, ठीक है। फिर गुड फेथ, कहता है जो बैड फेथ नहीं होता वो गुड फेथ होता है। कहता नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव इन गुड फेथ विच इज़ डन और बिलीव विदाउट ड्यू केयर एंड कॉशन। जो केयर एंड कॉशन के बिना किया जाता है वो गुड फेथ है। और हार्बर का मतलब होता है किसी की मदद क्राइम करने में करना। कहता है एक्सेप्ट इन सेक्शन 157 एंड इन सेक्शन 130 इन द केस इन विच द हार्बर इज़ गिविंग बाय द वाइफ। अब देखो एक चोर भी है, चाहे डकैत है, चाहे मर्डर है, उसकी बीवी ने तो उसको कपड़े भी देने हैं, उसको खाना भी देना है, उसके कपड़े, उसका चाकू भी साफ़ करने हैं, उसकी गन भी साफ़ करनी है, वो उसके इसीलिए कह रहा है, उसके अंदर वो उसको निकाल रहा है। हार्बर इंक्लूड द सप्लाइंग अ पर्सन विद शेल्टर, पनाह देना, फूड खाना देना, ड्रिंक पानी, मनी, क्लॉथ्स, आर्म्स, एम्यूनेशंस आर मीन्स ऑफ कन्वेंस or the assistance of person by any means whether of the same kind as those enumerated in this section are not to evade apprehension। ये पिछले दिनों एक बेचारा वकील साहब फंस गए थे ऐसे, तो बंदा आया, ये पिछले दिनों अब क्या हुआ था माल रोड पे, वो बंदे वो कोई IGP SP भी फौत हो गया था, 2015, 16, 17 की बात है। उसके अंदर हाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना मुबीन। तो हुआ ये था कि उसमें वो शख्स रात को आया, तो उसने किसी का दरवाज़ा नॉक किया, तो दरवाज़ा खोला तो वो वकील साहब का घर था। उसके घर में उसने कहा यार मैं बड़ा मजबूर हूँ, तो मुझे रात ठहरनी है, तो मुझे यहाँ रख लें। उसने कहा यार ठीक है, उसने रात रख लिया उसको, ठीक है। सुबह उसको मोटरसाइकिल पे उसने कहा छोड़ के आओ, उसने एक फ़ोन भी किया वहाँ से और वो छोड़ के आया माल रोड तक, ठीक है। तो जब वो ब्लास्ट हुआ वो बंदा तोड़ गया, उसके डाटा निकलवा गए, तो वकील साहब भी फंस गए। उन्होंने कहा आपने इसको हार्बर किया, ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन वो पता ये लगा कि वो तो एक मजबूरी ज़ाहिर करके वहाँ पे रहने के लिए आया था, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था, बट अब वो फंस गया हार्बरिंग में, ठीक है। तो ये हार्बरिंग की वो बात है, ठीक है। डेफिनेटली जी, जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं, इतना बड़ा वाक़या हुआ तो उसके अंदर ये चीज़ें, तो ये हार्बर है, ठीक है। यही बेटा यही चीज़ें हैं कि ये चीज़ें हमें बहुत सारी चीज़ें
तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये हार्बर के अंदर अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पर लेना हो तो थैंक यू वेरी मच जी, आपने वो